हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कूलाम्स लॉ क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फैराडेज लॉ क्या होते हैं और लेंज लॉ क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। कूलाम्स ने हमें दो दो नियम दिए थे या दो लॉ दिए हैं, जिसमें हम पहला लॉ क्या कहता है आइए देखते हैं। पहला लॉ कहता है हमारा, जैसे कि हमारा ये दो कोई हमारी मैग्नेट है, दो मैग्नेट हैं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी ए पहले वाली की हमने m1 मान ली और दूसरी की हमारी है m2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया स्मॉल r। ओके फ्रेंड्स, अब ये लॉ क्या कहता है कि दो मैग्नेटिक पोल हैं, उनकी दूरी अगर फिक्स रखी जाए तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स मैग्नेटिक पोल्स की स्ट्रेंथ के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। समझे फ्रेंड्स? यानी कि मैग्नेटिक हमारी जो स्ट्रेंथ है, पहले की m1 है और दूसरे की क्या है m2, तो इनके क्या है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के हम लगा सकते हैं कि इसको क्या होगा प्रोपोर्शनल। ओके फ्रेंड्स, ये होगी हमारी, मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, समझ में आया होगा। सेकंड लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स, जैसे दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, सेम हमारे यही वाले हैं, इन मैग्नेटिक पोल्स की जो बीच की डिस्टेंस है जिसको हमने r माना है, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि ऊपर तो क्या था, दोनों m1 m2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर था, और नीचे है आपका इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करूं तो फोर्स हमारा निकल कर आ जाएगा फ्रेंड्स m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब जब भी हटाते हैं हमारा एक कांस्टेंट आता है, तो इस कांस्टेंट के वैल्यू हमारी फ्रेंड्स होगी म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई, उसके बाद हमारा ये आ जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड्स, यही हमारा होगा आज अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स के लिए फॉर्मूला। न्यूटन इसकी यूनिट हो जाएगी। अब म्यू नॉट और म्यू आर क्या होते हैं फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं। वेयर सबसे पहले हम बात कर देंगे म्यू नॉट। म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री। ओके फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू होती है हमारी म्यू नॉट की, वो भी आपको याद कर लेना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, इसकी यूनिट भी फ्रेंड्स आप याद कर लेना, क्या होगी हेनरी पर मीटर। ओके, सेम अगर हम बात करें म्यू आर की, म्यू आर हमारा होता है फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद कर लेनी है आपको। अगर अब रिलेटिव परमिएबिलिटी फ्रेंड्स कोई यूनिट नहीं होती, इनको आगे मैं विस्तार से अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल आप इतना जान लो कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर मैं बात करूं एयर के लिए, किसके लिए एयर के लिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। एयर के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू हमारी होती है 1 फ्रेंड्स। ओके, किसके लिए एयर के लिए, ये आप याद कर लेना। आपका मेन फॉर्मूला ये है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इसमें आपका वैल्यू दे देगा ये m1 m2 इतना है, तो आपको यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। म्यू नॉट और म्यू आर की वैल्यू अगर नहीं भी दे तो म्यू आर की वैल्यू आपको 1 लगानी है, और 4 पाई × 10⁻⁷ म्यू नॉट की वैल्यू लगानी है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स फैराडेज लॉ की। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, फैराडेज के भी दो लॉ हैं। जैसे पहले लॉ में क्या 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 फ्रेंड देखते हैं, जब किसी कॉइल या कंडक्टिंग सर्किट को काटने वाली मैग्नेटिक लाइंस की संख्या में परिवर्तन होता है। जैसे फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा होगा कि
फैराडे लॉ के अगर क्या है हमारा ये कोई इंडक्शन या कॉयल है, इस कॉयल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को अंदर या बाहर कर रहे हैं। तो उसमें क्या है फ्रेंड्स, आपका आप देखना वोल्ट मीटर की जो आपकी निडल है वो क्या कर रही है, इस मैग्नेट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, तो इसमें सब यही कहा गया है जब किसी कॉयल या कंडक्टिंग सर्किट को काटने वाली मैग्नेटिक लाइंस की संख्या में परिवर्तन या चेंजेस होता है तो सर्किट में क्या होगा एक फ्रेंड्स, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण ये मूवमेंट कर पा रहा है वोल्ट मीटर। ओके, इंड्यूस होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके कारण क्लोज सर्किट में इंड्यूस करंट भी फ्लो होने लगती है। यानी सर्किट अगर क्लोज है तो हमारी सर्किट में क्या होगा, करंट भी फ्लो होने लगेगी। ओके, मेन चीज़ आपका बस यही याद रखनी है कि कोई कॉयल है या कंडक्टर है, उसमें अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट कराएंगे तो उस कॉयल में क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फैराडे के फर्स्ट लॉ में बताया गया है। ओके, सेकंड लॉ की हम बात करें फ्रेंड्स, सेकंड लॉ में बताया गया है कि जब किसी कॉयल या कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ का मान, यानी कि किसी कॉयल या कंडक्टर में जो इंड्यूस ईएमएफ है हमारी ई, जिसको हम स्मॉल ई या ई मान सकते हैं, उसका जो मान होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। ओके फ्रेंड्स, ई होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि ई क्या हो गया आपका, डी फाई अपॉन डी टी के प्रोपोर्शनल आ गया। ये बताया गया है। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट यहाँ पर आपको होगा एन, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न, यानी कि ई क्या है आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ बोल देते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल। कोई भी कॉइल है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, ये कोई कॉइल है, उसके जो टर्न दे रखे होंगे हमने, जिस हिसाब से हम टर्न बनाते हैं उसमें जितने भी टर्न होंगे वो हमारे कहलाते हैं एन। और डी फाई अपॉन डी टी क्या हो गया फिर, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स टाइम के अकॉर्डिंग। एन आपका पता चल गया। अब ये माइनस साइन कैसा आया, ये माइनस साइन का भी बताऊंगा, बट आपको अभी आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, ई इजकल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये फैराडे के सेकेंड लॉ के तहत बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ के में आपको बता दिया कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेकंड वाले में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये बताया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी यूनिट है हमारी फ्रेंड्स वोल्ट। ईएमएफ की तो बोल पता ही होगा आपको। अब लेंज लॉ की बात करते हैं हम। लेंज लॉ क्या होता है फ्रेंड्स, इसको जानते हैं अच्छे से। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो किसी क्लोज सर्किट में, कोई हमारा क्लोज सर्किट है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि जिस फैक्टर ने उसको इंड्यूस किया है वह उसी का अपोज करेगा। समझे फ्रेंड, यानी जिस कारण वह प्रोड्यूस हो रहा है वह उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। ये किसने बताया है, लेंज ने। इसलिए ईएमएफ की इक्वेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, नेगेटिव साइन शो किया जाता है। जैसे ईएमएफ की मैंने बताया ना, नेगेटिव साइन क्यों आया, इसलिए ही आया है कि नेगेटिव, इसके में ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए क्या होता है इसमें, ये केवल डायरेक्शन को शो करेगा, इसको हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको फ्रेंड्स याद कर लेनी है। अब कैसा होता है देखिए फ्रेंड्स, जैसा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसको अगर मैं कॉइल से दूर है तो इस कॉइल में क्या है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसको इसके पास लेके आएंगे। जैसे ही हम इसके पास लेके आएंगे तो एन से निकलने वाली हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसको कट कर रही हैं। कट करने पर क्या है, इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा कर्ल रूल, थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं करंट की। तो थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा आ गया, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है आपका। अब आप एक बात ध्यान से देखना, जो हमारी मेन मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप इस डायरेक्शन में है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी जो करंट की डायरेक्शन है यानी फील्ड की, वो आप देखना इसके अपोजिट है। यानी कि इस मैग्नेट के द्वारा ही करंट प्रोड्यूस हुई है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बना है, तो वो क्या कर रहा है, इसी मेन मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज कर रहा है। यही किसने बताया है फ्रेंड्स, लेंज ने। ओके, आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में।
आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।